बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। पाकिस्तान और भारत दो हमसाया ममालिक हैं जो तकरीबन अपने वजूद में आए हैं मुसलसल हालत जंग में। इसकी वजह क्या है कि वो दो ममालिक जो आपस में एक बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, जिनके प्रॉब्लम्स तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जो एक दूसरे की तरक्की के अंदर अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते थे, क्यों गुज़िश्ता 75-76 साल से मुसलसल हालत जंग में है? क्यों वो अपने प्रॉब्लम्स को ठीक करने की तरफ नहीं आ रहे? क्यों ये दोनों ममालिक दुनिया की एग्जाम्पल्स से कुछ सीखने को तैयार नहीं है? आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। कुछ और अहम इश्यूज जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात से रिलेटेड हैं, उनको भी आज के प्रोग्राम में हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ भारत से खुसूसी तौर पर वीडियो लिंक पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब। जनरल साहब फॉर्मर डेप्यूटी आर्मी चीफ है इंडियन आर्मी के, और हमेशा हमारे लिए बहुत काइंड है कि हमारी रिक्वेस्ट पर जनरल साहब ने हर बार वो अवेलेबल हुए और हमें प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हाउ आर यू? थैंक यू हैदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत है। जनरल साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि हमारा बड़ा मेन मुद्दा दोनों ममालिक का कश्मीर है, और पाकिस्तान गुज़िश्ता कुछ अरसे से बार बार ये बात कर रहा है कि इंडिया की कश्मीर को लेकर इंटेंशंस ठीक नहीं है। फिर पुलवामा का एक इंसिडेंट हुआ, और आप, चूंकि आपका एक मिलिट्री बैकग्राउंड है, आपने बहुत लंबा अरसा इंडियन मिलिट्री में सर्व किया है, और मैं यकीनी तौर पर ये समझता हूँ कि जितने भी मिलिट्री के लोगों से मेरी बात हुई है, वो अपने मुल्क के बाद अगर किसी चीज से मोहब्बत करते हैं तो अपनी फौज से करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले फौजी पाकिस्तान की फौज से, और यकीनी तौर पर इंडिया में रहने वाले फौजी अपनी भारतीय फौज से मोहब्बत करते होंगे। पुलवामा का जो जनरल साहब इंसिडेंट है, उसमें पहले दिन से बड़े सवाल उठे, और अब तो जो सत्यपाल मलिक, जो फॉर्मर गवर्नर है कश्मीर के, उन्होंने भी काफी चीजें एक्सपोज की हैं। आप भारत में बैठे हुए, मतलब भारतीय आर्मी को इतना लंबा सर्व करने के बाद, क्या समझते हैं कि क्यों भारत की मौजूदा हुकूमत वो भारतीय फौज को इस्तेमाल करते रही है अपने मकासद को अचीव करने के लिए? हैदर, पहले तो मैं आपके जो ओपनिंग रिमार्क्स थे कि दोनों देशों में रिश्ते बराबर क्यों नहीं है, वो सच जी। है। पिछले 75 साल से हम तो एक किस्म की कोल्ड पीस है दोनों मुल्कों के बीच में, लेकिन रिश्ते सही क्यों नहीं, इसका जवाब तो आप बेहतर दे सकते हैं। जब 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 लड़ाई हुई है, आप लोगों ने सरहद पार की है। भारत ने आज तक पाकिस्तान की तरफ ना बुरा चाहा है, ना बुरा किया है, और ना ही बुरा कहा है। अभी आपका सवाल, हमारे पुराने जो गवर्नर हैं उनकी इंटरव्यू सबने देखी है, वो उनकी राय है। अभी तो और डिटेल इसके आएंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा कि भाई सिक्योरिटी बेहतर हो सकती थी, ये है उनका मुद्दा। लेकिन हमला करने वाला जैसे मोहम्मद का हिस्सा था, इसमें तो शक नहीं है। इसकी जो जिम्मेवारी जैसे मोहम्मद ने 24 घंटे में ले ली थी, और इतने बारूद जो आई है, 250 किलोग्राम, जो गवर्नर साहब ने भी जिसका जिक्र किया है, वो भारत से तो आई नहीं। वो आई धीरे, आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान से आई है। तो गवर्नर ने ये कहीं नहीं कहा है कि भाई ये पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं कराया। उन्होंने तो सिर्फ सिक्योरिटी का कहा कि अगर हवाई जहाज से हम जाते तो शायद ये एम्बुश नहीं हो पाती। भाई वो जैसा नहीं होते तो कोई और जैसा हो जाती कोई। हाँ, कथा कलामी की माजरत। यकीनी तौर पर मैंने सत्यपाल मलिक साहब का 1 घंटा और 9 मिनट का मुकम्मल इंटरव्यू सुना। उसके अंदर उन्होंने ये जिक्र बिल्कुल नहीं किया कि इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, क्योंकि डेफिनेटली भारत में रहते हुए ये बड़ा मुश्किल था उनके लिए कि वो ये कह देते कि इसमें पाकिस्तान की कोई बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो कुछ बातें इंटरव्यू के अंदर की, यकीनी तौर पर आपने सुनी भी होगी। उन्होंने कहा कि जब मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कश्मीर के ऊपर बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम खामोश रहो। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बताता है कि मोदी सरकार ने इलेक्शंस के लिए इस इंसिडेंट को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया, और उससे फिर फायदा भी उन्होंने इस तरीके से हासिल किया कि दोबारा उनकी गवर्नमेंट आ गई। हैदर साहब, एक तो ये गवर्नर साहब की जाती राय है, फर्क हो सकता है। वो श्रीनगर में बैठे हुए थे,
सरकार दिल्ली से चल रही है, तो उनकी जो राय है वो जरूरी नहीं पूरे तरीके से सही हो। उन्होंने ये जरूर कहा है कि कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी में ढील थी, इसलिए वो एम्बुश हुई। लेकिन आप हर बार तो सिपाहियों को हवाई जहाज से नहीं भेज सकते। हमारी रोड है, हमारे कॉन्वॉय चलेंगे। हमला उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत के किसी ने कराया है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि भाई क्या इसका पॉलिटिकल फायदा हुआ, अब उनकी राय है कि इसका हुआ। वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती है, जनरल साहब, लेकिन आपकी उन्होंने क्या राय है? ये आपकी क्या कोई राय है? इसका इशारा पॉलिटिकल नहीं फायदा किया। हुआ बीजेपी को? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान हमला करवाए। लेकिन हम सब जानते हैं, जैसे आपके जैसे मोहम्मद ने 24 घंटे में जिम्मेवारी ले ली थी, उसके बारे में गवर्नर साहब ने कुछ नहीं कहा है। तो जी, ये लेकिन लेकिन जनरल उन्होंने साहब, सिर्फ आपने आपने कहा कि बीजेपी ने इसका पॉलिटिकल फायदा लिया। ये गवर्नर साहब का कहना था। आपकी जाती राय क्या है? क्या बीजेपी ने पुलवामा इंसिडेंट का पॉलिटिकल फायदा लिया? देखिए, मेरी जाती राय है कि जो भी कुछ हुआ, हमारे 40 सिपाही शहीद हो गए, बहुत बुरा हुआ। ये हुआ भी दहशत गर्दों की वजह से, जिनके पास हथियार एमिनिशन पाकिस्तान, वो तो करने वाला भी जैसे मोहम्मद का मेंबर था और जैसे मोहम्मद ने जिम्मेवारी भी ली है। तो जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो उन दहशत गर्दों पर है जो पाकिस्तान में पलते हैं, वहां फूलते हैं। मेरी जाती जनरल साहब, राय यही वैसे है। आपने जनरल साहब, आपने ये हाँ, जो कहा जी के 250-300 किलो बारूद जो था वो पाकिस्तान से आया, असलहा इस्तेमाल पाकिस्तान से हुआ, दहशतगर्द पाकिस्तान से ट्रेन होकर आए, तो आपकी 10 लाख की फौज कश्मीर में क्या कर रही है? अगर पाकिस्तान इतना कुछ करने में कामयाब हो गया, कश्मीर में इस तरह की एक्टिविटीज करवाने में पाकिस्तान कामयाब हो रहा है, तो फिर 10 लाख की फौज क्या कर रही है कश्मीर में भारत की? हैदर साहब, 750 किलोमीटर का कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर है। जी। उसमें इंसान का आना जाना रोकना मुमकिन नहीं है। हमारे भी जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक गए थे, पैदल इतने आदमी गए थे अंदर, कमांडोज हमारे 5 अलग अलग जगहों पर, आपकी आर्मी भी नहीं रोक पाई थी। और वो अंदर जाके सर, वैसे वो सर माजरत के बर्बादी साथ करके। आप मेरे लिए बड़े काबिल इज्जत हैं। आपकी मैं हर बात को बड़े गौर से सुनता भी हूँ, और मैं समझता हूँ कि आपकी जो राय है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक न्यूट्रलिटी और पॉजिटिविटी का आंसर भी होगा। लेकिन सर, आपने ये जो कहा कि हमारे फौजी 5 अलग अलग जगहों से एंटर हुए, आपकी ना आर्म्ड फोर्सेस, ना आपकी बीजेपी की हुकूमत आपकी अपने पार्लियामेंट को इस चीज के ऊपर एतमाद दिलवा सकी है कि ऐसा कोई वाकया हुआ? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ हैदर साहब। मैं एक मिलिट्री माइंड के तरीके से कह सकता हूँ कि आप कितनी हिदायत ले लें, कितनी सिक्योरिटी बढ़ाएं, लेकिन इतने लंबे बॉर्डर में, जो कि पहाड़ी इलाका है, टूटा फूटा है, जंगल भी बहुत है, इंसान का आना जाना रोक कर नहीं जा सकता। और आजकल तो ये पुलवामा के बाद और भी टेक्नोलॉजी, अब तो ड्रोन आ गए कि जो 3 दिन पहले 5 दिन पहले पुंछ में हमला हुआ है, इसमें ड्रोन से एक्सप्लोसिव हथियार, ड्रोन से सिंपैथाइजर हैं इधर। वो तो इतने बड़े मुल्क में जरूर होंगे, उनको मुहैया पाकिस्तान से हुए हैं, और तो ड्रोन वहां किसी के आ नहीं सकते। सिंपैथाइजर्स तो जनरल साहब, तो कश्मीर की 95% आबादी है जो चाहती है कि भारत से वो अलग हो, और या वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी उनको मिले, या वो पाकिस्तान के साथ आए। तो सिंपैथाइजर्स की वजह से तो भारत ने 10 लाख की फौज वहां पर खड़ी की हुई है जो निहत्थे कश्मीरियों पर मजालिम ढा रही है। सेकेंडली, आपने जो भी रीसेंट इंसिडेंट का जिक्र किया, बहुत से लोग इवन भारत में ये बात कर रहे हैं कि इस इंसिडेंट का बुनियादी मकसद जो है वो सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू के बाद जो हीट है, उस हीट को मिनिमाइज करने के लिए ये खुद एक मर्तबा फिर मोदी सरकार ने भारतीय फौज के साथ मिलकर ये वाकया करवाया है। क्योंकि उसमें भी बड़े सवालात हैं। एम्बुश के बाद आप चूंकि मिलिट्री माइंड है आपका, और आपने मिलिट्री का बड़ा क्लोजली सारे कामों को देखा भी है, मतलब एम्बुश के बाद जो फर्स्ट रिएक्शन था, जिसके बाद आपकी जो फोर्सेस के लोग वहां पर जो वीडियोज और तस्वीर मैंने भी देखी हैं, वो बताता है कि दैट वाज ऑल प्री प्लान्ड। अगर एम्बुश होता तो बगैर कोई गोली चलाए आपकी आर्म फोर्सेस के लोगों ने जाते ही डायरेक्टली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, यानी हमला तो उनके ऊपर भी हो सकता था फिर। पहली बात तो हैदर साहब, ये फौज नहीं थी, ये हमारी पुलिस फोर्सेस है। जी फौज जी, हमारे, बिल्कुल पुलिस वो फोर्स है। तो सरहद पर तैनात है।
इंटरनल इलाके में हमारी पुलिस फोर्सेस है, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स थी। जी जी बिल्कुल। दूसरा, गवर्नर साहब ने कोई इशारा नहीं किया कि किसी भारतीय ने करवाया ये। गवर्नर साहब ने इतना जरूर कहा कि अगर सिक्योरिटी बेहतर होती, देखिए जब हमारी स्टेट में हमारे तो कॉन्वॉय रोड जाते हैं, पहले भी कई हवाई जहाज मांगे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो सकता है अवेलेबल ना होंगे, वो अलग बात है, वो तहकीकात हो जाएगी। भारत ये जो इंटरव्यू दिया है इसकी भी तहकीकात होगी। आपने जो पहले सवाल किया था, देखिए डेमोक्रेसी में हर पार्टी अपनी अचीवमेंट गिनाती है, लोगों को बताती है कि देखो हमने ऐसा किया। बीजेपी ने पुलवामा के बाद बालाकोट पर हमला किया था, जो कि हमने पहले नहीं किया था। 26/11 का जब आपका बॉम्बे में अटैक हुआ था, इतना भारी अटैक, 166 लोग मरे थे, जब भी सरकार ने संयम बरता था। तो बीजेपी को पूरा हक है कि वो अपने अचीवमेंट लोगों के सामने रखे, अगर उसका पॉलिटिकल फायदा होता है तो होगा। जनरल साहब कुछ अचीवमेंट्स ऐसी होती हैं जिनकी टाइमिंग और जिनका रिएक्शन वो बड़ा मैटर करता है, और वो बताता है कि ये वाकईतन कोई अचीवमेंट है या बीइंग मतलब आपका जो पॉलिटिकल मिलिट्री बैकग्राउंड है उसको सामने रखते हुए जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की टर्म यूज होती है। तो जो आपने मुंबई अटैक्स की बात की, उसमें भी भारत के पास बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करता है उस इंसिडेंट को, लेकिन वही हमारे पास भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे पता चलता है कि ये इट माइट बी अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और दूसरा जो पुलवामा की बात है, बात जो भारत में इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस के अंदर बीजेपी ने अपनी कारकर्दगी नहीं बेची, बीजेपी ने सिर्फ पुलवामा के इंसिडेंट बेचा। और वो जो झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जो हुई नहीं थी, वो उन्होंने मतलब बॉलीवुड की फिल्मों की कहानी गढ़ी। और लोग चूंकि यहाँ पर इस पूरे खित्ते में मिलिट्री से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने उसको कहा कि ठीक है ये मोदी ने किया होगा। आपकी अपनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। अरे साहब, पहली बात तो है एम्बुश नहीं थी, ये एक आदमी का काम था। एम्बुश में तो बहुत सारे लोग आते हैं जिससे सिक्योरिटी भी कम नजर आती है। एक आदमी ने कार में एक्सप्लोसिव भर के सुसाइड अटैक किया है। वो तो इतनी लंबी रोड है जम्मू से श्रीनगर तक, कहीं भी हो सकता है, पहले भी हुए। चाहे इसके बाद भी अगर ऐसे दहशतगर्दी चलती रही, पाकिस्तान की मेहरबानी होती रही, दहशतगर्दों पर तो चलती रहेगी। दूसरा, बीजेपी ने या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में फिर दोहराता हूं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि देखिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि हमला पाकिस्तान की तरफ से आया था। जैसे मोहम्मद तो पाकिस्तान में है, भारत में तो है नहीं, वो तो सिर्फ एक्टिविटी करवाती है। तो उनको पूरा हक है अपने अचीवमेंट लोगों के सामने रखें, फिर इन लोगों का फैसला है उस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं। पाकिस्तान तो आज तक नहीं मानता, बालाकोट में हमला हुआ था, लेकिन भारत के लोग मानते हैं। जैश ए मोहम्मद को तो आप एसोसिएट कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन आरएसएस और बीजेपी भारत के अंदर है, और उनसे कोई उम्मीद नहीं कि वो अपने लोगों को इस तरीके से जो है अपने लोगों के ऊपर कार्रवाई करवा के उसका फायदा पॉलिटिकल जो है वो लें। ये माजी के अंदर भी बीजेपी की हुकूमत ने किया है और अभी फिर प्लान कर रही है, क्योंकि कारकर्दगी तो अभी भी बहुत बेहतर नहीं है। भारत के हालात पाकिस्तान से इकोनॉमिकली बहुत बेहतर हैं, लेकिन इतने बेहतर नहीं है कि आपके लोग आपकी गवर्नमेंट से खुश हों। नहीं हैदर साहब, अगर 26/11 के बाद भी सरकार ऐसा ही कुछ करती, हमारी पूरे फौज डिप्लॉय भी हो गई, पार्लियामेंट अटैक के बाद भी हमारी डिप्लॉय हो गई थी पूरी फौज, 10 महीने डिप्लॉयड रही। अगर सरकार सरहद के पार जाके कुछ करती तो उनको भी पूरा हक था कि वो उसके अचीवमेंट को लोगों के सामने लाए। अगले इलेक्शन में हर पार्टी लाती है, डेमोक्रेसी चलती है ऐसे, आप भी जानते हो। तो ये गवर्नर साहब ने कहा, ये उनकी राय है, इसके पूरे डिटेल अभी और भी आएंगे। उन्होंने क्यों कहा ऐसा वो तो वही बता सकते हैं। आपने दो बातें की कि एक तो वो इंसिडेंट कश्मीर में हुआ, तो डेफिनेटली सत्यपाल मलिक चूंकि उस वक्त गवर्नर थे, उनकी राय बड़ी मैटर करती है क्योंकि वो हेड कर रहे थे स्टेट को। सेकेंडली आपने कहा जी कि गवर्नर साहब तो श्रीनगर में बैठे हुए थे, हुकूमत तो कंट्रोल तो पीछे सारा दिल्ली में था। ये भी एक अलमिया है कि गवर्नर साहब श्रीनगर में बैठे हैं और श्रीनगर का कंट्रोल बैकएंड पर दिल्ली के पास हो, तो ये भी मामला बड़े अजीबो गरीब से हैं। आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब की राय हो सकती है,
आप इस एंगल से क्यों नहीं इस चीज को देख रहे कि गवर्नर साहब उस वक्त कमांड कर रहे थे सूबे की, वो गवर्नर थे, वो वहां पर बैठे हुए थे, वो वहां के हालात को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते थे, वहां की जो एजेंसीज की रिपोर्ट्स थी वो उनके पास ज्यादा। ये उनका दावा है कि उन्होंने बात की थी होम मिनिस्टर से, लेकिन वो हादसे के बाद कहा है उन्होंने कि मैंने बोला है इसमें कहीं ना कहीं हमारी डील थी। लेकिन मेरा मानना ये है एक फौजी के जरिए कि आप कब तक हवाई जहाज से हमारे सैनिकों को हमारे इलाके में ले जाते रहे। मैं आपकी इस पॉइंट से एग्री करता हूँ जलसा, मैं आपकी इस पॉइंट से एग्री करता हूँ। यकीनी तौर पर बड़ी फौज है, आप एक एक फौजी को हवाई जहाज से मुंतकिल नहीं कर सकते, आपको रूट्स को यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर सवाल ये है, जो मैं एक पूरा एक के बाद एक वाक्य को आपस में जोड़ रहा हूँ, जो कड़ियां मिला रहा हूँ। मेरा बुनियादी मुद्दा ये है कि गवर्नर साहब का ये कहना है कि मुझे फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस मुद्दे पर बात करने से रोक दिया। तो गवर्नर साहब क्योंकि गवर्नर थे, उनका तो फर्स्ट रिएक्शन, उनका हक बनता था कि वो आके लोगों को बताएं। उनको रोका गया कि आपने कोई बात नहीं करनी। ये बताता है कि बैक एंड पर कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग थी जो छुपाई जा रही थी लोगों से, जिससे कुछ मकसद हासिल करना था, वो अल्टीमेटली हासिल भी किया बीजेपी ने। नहीं, ये तो गवर्नर साहब का दावा है इंटरव्यू में। हमारे प्रधानमंत्री ने तो इसके ऊपर कोई आलोचना या टिप्पणी नहीं दी, कोई कमेंट नहीं दिए। तो क्या पता इसमें सच है या कोई मिस कम्युनिकेशन भी हो सकता है। झूठ तो मैं नहीं मानता गवर्नर साहब बोलेंगे, लेकिन मिस कम्युनिकेशन हो सकता है। तो वो तो गवर्नर लेकिन साहब लेकिन जनरल हमारे साहब, मिसकम्युनिकेशन कितनी बाद में गवर्नर साहब गोवा चले जाते हैं, गोवा में उनसे कश्मीर से मुतल्लिक बात होती है, तो उनको फिर फोन आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि जी आपको तो मना किया गया था, अगर आपने आप कश्मीर के बारे में बात की तो मैं आपसे मिलना छोड़ दूंगा। तो इतनी सेंसिटिविटी है इस मामले में, उसके बावजूद गवर्नर साहब को रोका गया। सेकेंडली, गवर्नर साहब ने यह भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बिल्कुल इल इन्फॉर्म्ड है अबाउट कश्मीर, उनको बुनियादी तौर पर पता ही नहीं है कि कश्मीर का मसला क्या है, कश्मीर के हकायक को जानते ही नहीं है वो। ये उनकी राय है हैदर साहब। कल अगर आप इंटरव्यू देखें, लोन जो हमारे एक पॉलिटिशियन है वहां के, जो एक पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि बात सही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को पूरा पता है कश्मीर के बारे में। तो ये तो जाती राय हो सकती है, आप और हमारी राय में फर्क है। तो गवर्नर साहब की जाती राय हो सकती है कि वो कश्मीर के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। गवर्नर साहब सिर्फ कश्मीर में नहीं रहे, वो अपने 5 साल के टेन्योर में 4 अलग अलग स्टेट में गवर्नर रहे हैं। दूसरी स्टेट में भी उन्होंने सरकार के बारे में कुछ ऐसी आलोचना की, ये भी तो उनको बदला गया बार बार। तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, और ये उनकी राय है कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं पता। अब ये इसको सही मानना तो अपनी अपनी राय है। अच्छा जल साहब, आप क्या समझते हैं अभी, चूंकि भारत के अंदर 2024 में फिर इंतखाबात हैं, और अभी भारत में बीजेपी हुकूमत ने कोई खातिर खा ऐसे इकदाम नहीं किए जिससे पब्लिक सेंटिमेंट उनके लिए कोई पॉजिटिव हो। अभी फिर कश्मीर के अंदर कुछ वाकयात को बुनियाद बनाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रही है भारतीय फौज। ये इंसिडेंट्स भी पुलवामा की तरह बीजेपी की हुकूमत को फायदा देंगे मुस्तकबिल में, या आप समझते हैं कि एक मरतबा चीजें एक्सपोज हो गई हैं, अब दोबारा इस तरह की कोई चीज फायदा नहीं देगी उनको? नहीं, ये जो आप कह रहे हो, आप तो ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान दोबारा कुछ कराएगा कश्मीर में। क्या होगा आगे, ये तो स्पेकुलेशन है। कश्मीर में 370 हटाने के बाद आतंकवाद, दहशतगर्दी की हरकतें बहुत कम हो गई हैं। अब वो पीर पंजाल रेंज, जो पहाड़ी रेंज है, उसके साउथ में पुंछ एरिया में करने लगे, कुछ वारदात वहां भी हुए। तो सिक्योरिटी सिचुएशन पहले से कहीं बेहतर है। और ये तो आपकी राय है ना कि अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ, वो तो स्पेकुलेशन है, फ्यूचर में क्या होगा। पहले हमने बालाकोट किया था, आपको शायद कुछ और भी इससे भी सीरियस हो सकता है अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई पुलवामा जैसी हरकत करवाई। जैसा आप फिर बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ऐसी किसी भी कार्रवाई में, मतलब वैसे बहरहाल आपकी अपनी राय, मैं आपकी राय करता हूँ। मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। मुझे ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि कश्मीर के अंदर जो मुजाहिदीन भारतीय फौज के सामने एक रेजिस्टेंस की दीवार बने हुए हैं, जो बकौल इंडियन एजेंसीज के 350 की तादाद है, जिसके लिए 10 लाख की फौज भी डिप्लॉयड है कश्मीर के अंदर।
मुझे ये बताएं, गुज़िश्ता 8-10 दिनों के अंदर आपने कहा कि वाकयात में कमी आई है, 8-10 दिनों में 4000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं कश्मीर के अंदर। और पिछले 8-10 दिनों से कश्मीरियों का, वैसे तो भारत ने गुज़िश्ता 76 साल से उनका जीना दूभर किया हुआ भारतीय फौज ने, पिछले 8-10 दिनों से आप लोग उनको घरों से निकलने नहीं दे रहे, आप लोग उनके लिए जिंदगी को तंग करते जा रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ करेगा। चीजें तो इस तरीके से लिंक है कि भारत खुद कुछ प्लान कर रहा है, भारतीय फौज कुछ प्लान कर रही है ताकि कुछ ना कुछ अचीव कर सके बीजेपी की हुकूमत, कुछ ना कुछ बेचने का मंजर हो उनके पास आइंदा इंतखाबात में। नहीं, भारत की फौज सिर्फ वहाँ एक्सटर्नल थ्रेट के लिए तैनात है, इंटरनल सिचुएशन पुलिस फोर्सेस के नीचे है। तो फौज का नाम इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं वो शायद सही नहीं है। पुंछ का हादसा हुआ है, अभी 5-6 दिन नहीं हुए। जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो कहीं ना कहीं सख्ती की जाती है कि भी उनको पकड़ा कैसे जाए, ऐसे दोबारा ना हो। वो तो हमेशा होता है, ये पहले भी हुआ है। जब भी कोई ऐसी हरकत होती है, कोई ऐसी एक्टिविटी होती है दहशत गर्दों की, उसके बाद सख्ती की जाती है। अभी भी कल 14, क्योंकि कुछ लोकल सपोर्टर को पाकिस्तान की तरफ से मैसेज आ रहे थे, उनको रोका गया है। तो ये तो नॉर्मल बात है, सिक्योरिटी की सब करते हैं। जहां तक दहशत गर्दों का स्कूल है, ये तो आपकी फौज ने उनको पाला है, उनको पनाह दी है, उनके प्रोटेक्शन में रह रहे हैं अभी भी। तो ये कहना कि पाकिस्तान का दहशत गर्द, ये दुनिया मानती है। आप और हम बेशक इस पर मुख्तलिफ राय रखते हो, लेकिन दुनिया मानती है कि दहशत गर्दी पाकिस्तान से पैदा होती है, और उसके आपको बुरे नतायज मिल भी रहे हैं। टीटीपी के पीछे लगी हुई है, आपकी फौज के पीछे भी लगी हुई है। वो तो आपने बनाई थी 2007 में। लेकिन सर आपने खैर टीटीपी को पाकिस्तान से लिंक किया, दुनिया तो ये भी जानती है कि टीटीपी को पूरा मुकम्मल सपोर्ट हासिल है भारतीय फौज की, रॉ की, जो फंड कर रही है टीटीपी को और पाकिस्तान के हालात को खराब करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल मेरा अगला पॉइंट जनरल साहब ये है कि आजकल कश्मीर से, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से खबरें आ रही हैं कि भारत वहां पर हिंदूज की एक मलेशिया फोर्स तैयार कर रहा है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, हिंदूज को इक्विप कर रहे हैं असलहा से, उनको तरबियत दे रहा है ताकि वो लोकल्स को जो है वो टारगेट कर सकें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। पहला मेरा एतराज आपकी इस टर्म पे, आप उसको ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो कश्मीर है। ऑक्यूपाइड तो वो इलाका है 35% जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। दूसरा, जनरल साहब सॉरी, जनरल साहब मैं एक्सट्रीमली सॉरी, हमारे पास जो कश्मीर है, जो आजाद कश्मीर है, वहां पर बाकायदगी से इंतखाबात होते हैं, लोग अपनी मर्जी की हुकूमतों को मुंतखब करते हैं। वहां पर पाकिस्तान की हुकूमत ने यूनिलेटरली कोई ऐसा जो है वो इकदाम नहीं उठाया कि उसके स्टेटस को तब्दील किया जाए, वो के वो जो है वो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड इलाका है। आप लोगों ने वहां पर यूनिलेटरली काम भी किया, आपने कश्मीर के स्टेटस के साथ छेड़छाड़ की, आप लोगों ने वहां पर बड़ी फौज निहत्थे कश्मीरियों के ऊपर भी डिप्लॉय की। आप लोग गुज़िश्ता 4-5 साल से वहां पर इंतखाबात नहीं होने दे रहे, जो आखिरी इंतखाबात हुए उसके बाद आप लोगों ने हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल नहीं होने दिया। अभी भी आप लोग सिर्फ इसलिए इलेक्शंस नहीं करवा रहे क्योंकि कश्मीरियों की बड़ी तादाद बुरी तरह रिजेक्ट करेगी इंडिया को, और माजी में भी हमने देखा है कि कश्मीर में बहुत माइनर नंबर हैं जो वोटर्स वोट कास्ट करते हैं। तो आप, मैं फिर उसको ऑक्यूपाइड कश्मीर ना कहूं तो क्या कहूँ? आप चाहे जो भी टर्म इस्तेमाल करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हालात जमीन पर हैं वो हैं, और कभी ना कभी हमारी तो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है कश्मीर का, वो भी दोबारा हमारे साथ मिलेगा। मेरी आज के दिन तो पाकिस्तान के जनरल साहब हम आवाम यहाँ को, पे अपनी पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन वो देते तो हैं कि बात हम की तो बात है, दिल्ली के हमारी ऊपर भी जो रेजोल्यूशन है है। वो हम ले लेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारी पार्लियामेंट रेजोल्यूशन की वजह से हम दिल्ली पर तो कब्जा नहीं कर सकते ना। पार्लियामेंट रेजोल्यूशन, हमारे हमारी पार्लियामेंट की, आपकी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन की इंटरनेशनली तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ठीक है, पार्लियामेंट आपकी रेजोल्यूशन पास करते, मैं हमारी पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के लिए बता रहा हूँ। आपने पहला अच्छा, सवाल किया कि आप मुस्लिम के ऊपर हिंदू चीफ मिनिस्टर क्यों लगा रहे हो। चीफ मिनिस्टर लोगों की राय से बनता है, हमारे नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन मैं फ्री हिंदू और चीफ फेयर है। मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, वो तो लोग आपने कहा जिसको वोट जुलूस, करेंगे वही आएगा। मेरा सवाल ये था कि अब रिपोर्ट्स हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस
मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदू मलेशिया तैयार कर रही है, हिंदू मलेशिया फोर्स तैयार कर रही है जो वहां पर मुजाहिदीन के साथ मुकाबला कर सके। मतलब लोकली वहां पर एक ऐसी फोर्स तैयार की जा रही है जो कवर में काम करेगी, इंडियन फोर्सेस के कवर में काम करेगी। उसका कुछ स्टेटस नहीं होगा, लेकिन उसका मकसद ये होगा कि वो लोकल्स को टारगेट करे। और ये खबर पाकिस्तान से नहीं आ रही है, इंडिया की खबरें हैं जो मैं कोट कर रहा हूँ। हर मुल्क अपने इंटरनल सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए जो भी कदम जरूरी समझता है वो करता है। लेकिन यानी आप आप क्या समझते जो हैं कि ये कुछ हो रहा है? आप जो कह रहे हैं कि हिंदू फौज खड़ी की जा रही है मुस्लिम इलाके में, वो सही नहीं है। हिंदुस्तान, भारत एक सेकुलर कंट्री है। हम आदमी के मजहब से उसको नहीं देखते, हम उसके आदतों से, उसके हरकतों से, उसके काम से देखते हैं। ये आप इस्लामिक स्टेट मैं है, सर आप बोल सकते हैं। मैं कोई लीगल फोर्स की, कोई कानूनी फोर्स की बात नहीं कर रहा। ये खबर है, मैं कोट कर देता हूं जो उसकी हेडलाइन है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। हेडलाइन है, इंडिया आर्म्स हिंदू मिलिशिया टू कॉम्बैट कश्मीरी फाइटर्स। यानी कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को कॉम्बैट करने के लिए आप लोग लोकल हिंदूज को ट्रेन करके, जिस तरह आप जैश ए मोहम्मद का जिक्र कर रहे हैं, आप इस तरह की तंजीम खड़ी कर रही है भारतीय फौज जो लोकल कश्मीरी को, जो फ्रीडम फाइटर्स है, उनको कॉम्बैट कर सके लोकली। ये आपका जो कमेंट है ये किसी न्यूज़पेपर के हेडलाइन पर दारोमदार है। हमारे तो जी फ्री जी, बिल्कुल प्रेस है, बिल्कुल ऐसी है। हमारी तो फ्री प्रेस है। रोजाना छपते हैं ऐसे, सरकार के खिलाफ भी छापे जाते हैं, सरकार के हक में भी छापे जाते हैं, टेलीविजन पर भी सरकार के खिलाफ भी जनरल साहब, बोला इतना जाता फ्री है, हक प्रेस में है भी। कि जब से भारत तो में सिर्फ बीजेपी की उसको हुकूमत सच आई है, मान आपने लेना तो कागज आपकी पर राय है। पाबंदी लगा दी। हर वो भारतीय सहाफी जो भारतीय हुकूमत पर तनकीद करता है, आपने उसको मेन स्ट्रीम मीडिया से हटवा दिया। इस वक्त आपका जो प्रेस है, आपका मीडिया, वो मुकम्मल तौर पर बीजेपी की तर्जुमानी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भारत का फ्री प्रेस है। ये मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त की तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात सुनना बड़ा थोड़ा मैं अजीब लगता है। पाकिस्तान के अंदर भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत कदगने हैं। हमारी हुकूमतें भी जो है वो हमें फुली अलाउ नहीं करती, जो हम हुकूमत के खिलाफ बात करें उसके ऊपर पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सिमिलर प्रॉब्लम्स इंडिया में भी हैं। अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान से बेहतर हालात हैं, तो ऐसा नहीं है। भारत के देखिए, अंदर पाकिस्तान से ज्यादा बुरे हालात हैं प्रेस के। हर टेलीविजन चैनल, हमारे तो सैकड़ों चैनल हैं। ये तो अमेरिका में भी हो रहा है। अभी फॉक्स न्यूज को अर्जाना देना पड़ा कुछ $780 मिलियन का। हर चैनल की अपनी एक व्यू पॉइंट होता है, वो भारत में भी है। कुछ सरकार के हक में है, कुछ सरकार के खिलाफ है। लेकिन किसी एक चैनल को देख के या किसी एक अखबार के हेडलाइन को देख के ये मान लेना कि भारतीय लोग ये सोचते हैं, सही नहीं। बाहर तो 142 करोड़ लोग हैं, सब अपने अपने मर्जी से सोचते हैं, सबको पूरी फ्रीडम है सोचने की और बोलने की। अच्छा जरा सर, मुझे 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 ये बताइएगा, आप यकीनी तौर पर भारत में रहते हुए आप भारत के हालात को बहुत बेहतर समझते हैं। अभी इस वक्त भारत के अंदर अगर हुकूमतों की कारकर्दगी का जिक्र करें, या इस वक्त जो हालात हैं भारत के, आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर कौन सी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो आपको मेन स्ट्रीम पर बड़े किरदार पे, बड़े फ्लेक्स पे नजर आ रही है? आपको लगता है कि 2024 के इंतखाबात के अंदर बीजेपी वो दोबारा हुकूमत बनाने में, मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है? आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, जिसका इतना इम्पैक्ट था कि राहुल गांधी साहब को नाअहल कर दिया गया, उसके बाद कांग्रेस का रिवाइवल मुमकिन है? या आम आदमी पार्टी जो अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी अपनी हुकूमत बना चुकी है और बहुत एमर्ज कर रही है, बेहतर परफॉर्म कर रही है, डिलीवर कर रही है, वो बड़े फ्लैक्स पर आपको 2024 के इंतखाबात में नजर आ रही है? हैदर साहब, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में पार्टियां कौन पावर में आता है बदलती रहती है, और होना भी ऐसे चाहिए। जो पुरानी डेमोक्रेसी है, ओल्ड एज अमेरिका का देख लीजिए, इंग्लैंड को देख लीजिए, बदल बदल के पार्टी आते हैं। हिंदुस्तान में भी यही होता है। पहले कांग्रेस थी, अभी बीजेपी है। अगले इलेक्शन में क्या होगा? हर पार्टी में अच्छाइयां भी हैं, कुछ न कुछ कमियां भी हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी की खूबी है कि कोई भी पार्टी हर आदमी के जो मंसूबे होते हैं उनको पूरा नहीं कर सकती। तो प्रॉमिस करने पड़ते हैं इलेक्शन में। कोई भी पार्टी पूरे प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाती, आप भी जानते हो। आपकी डेमोक्रेसी पूरी जी डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं ठीक रही है फरमा अभी रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
तो कौन सी पार्टी आएगी ये तो वोटर डिसाइड करेंगे, मैं कैसे बता सकता। नहीं, लेकिन आपको पब्लिक पल्स क्या नजर आ रही है? आप पब्लिक पल्स को आम लोगों से बहुत बेहतर रीड कर सकते हैं। आप क्या रीड कर रहे हैं कि 2024 में भारत की बड़ी जमात कौन हो सकती है, या कोई इमर्जिंग पार्टी आपको नजर आ रही है जो पहले से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी इलेक्शंस के अंदर? आपकी अपनी बीजेपी जाती राय क्या है? रिजल्ट्स तो डेफिनेटली जो लोग वोट करेंगे वही आएगा। आपकी जाती राय क्या है? बीजेपी के बरखिलाफ अभी तक कांग्रेस मजबूत पार्टी थी। अगर कांग्रेस और लोगों के साथ मिलके, पहले भी कोalition गवर्नमेंट थी कांग्रेस, यूपीए गवर्नमेंट थी, वो जी भी जी। अकेली नहीं थी। अगर वो दोबारा मिल जाते हैं, अभी तो साल बहुत टाइम होता है, डट के मुकाबला करें। डेमोक्रेसी में होना ही नहीं चाहिए, होना भी यही चाहिए ताकि पार्टी भी अलर्ट रहे। अगर एक पार्टी को इतनी मेजोरिटी मिल जाए कि उनका कोई मुकाबला ही ना हो, तो फिर डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। वो फिर लोगों की जरूरत के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं रहेंगे। तो डेमोक्रेसी का तो असूल ये है कि बदलती रहे, आप बदलेंगे नहीं बदलेंगे आम मैं नहीं आदमी कह पार्टी की सकता। परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? दिल्ली दिल्ली भी एक पूरी स्टेट नहीं है, ये तो एक कैपिटल है। हर देश में कैपिटल को एक स्टेट बना दिया जाता है। पंजाब में रूल कर रहे हैं, अब 1 साल हुआ है, ये तो समय बताएगा। अपने टाइम कुछ इलाकों में कुछ वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली में भी अच्छा कर रहे हैं, मेडिसिन, एजुकेशन। पंजाब में भी अभी तो नई नई है पार्टी। पंजाब इज ए वेरी डिफिकल्ट स्टेट टू रूल। वो पहली स्टेट है जब आम आदमी एक नॉर्मल स्टेट में पावर में आई, तो उनको समय की जरूरत है, टाइम देना चाहिए। हर चीज इमीडिएटली नहीं बदलती है डेमोक्रेसी। वो भी अच्छी, उनमें अच्छाइयां भी हैं, कमियां भी। अच्छा, जल साहब ये भी बताइएगा, आप गुज़िश्ता कुछ अरसे में खालिस्तान की तहरीक उसने दोबारा बड़ा मोमेंटम गेन किया है। अभी अमृतपाल सिंह का जो वाकया है, मतलब आप लोगों की फोर्सेस मुसलसल इतना ऑपरेशन करती रही, बावजूद इसके उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी पंजाब से। उसने खुद जो है वो खुद अपनी गिरफ्तारी दी। लेकिन उसकी गिरफ्तारी से लेके जब से अमृतपाल सिंह स्क्रीन पर आया, हमने देखा कि भारत के अंदर खासतौर पे पंजाब में हालात काफी गंभीर रहे, काफी खराब हालात रहे। आप आज जो सिखों की आवाज है उसको क्यों आपके नजदीक भारत दबाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि मेजॉरिटी सिख्स भारत का साथ देंगे और खालिस्तान के खिलाफ है, तो फिर करवा दें रेफरेंडम। कहते हैं ना, पंजाबी पंजाबी में कहते हैं कि ए गोद ए गोदा मैदान। आप लोग रेफरेंडम करवा दें, अगर सिख्स जो है वो इंडिया के साथ खड़े होंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा, खालिस्तान तहरीक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। हैदर साहब, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। पहले भी जब 80s में खालिस्तान मूवमेंट चला था, पाकिस्तान से बहुत मदद मिली थी उनको। आपका ये कहना है कि उनकी आवाज, जो भी सेपरेटिस्ट आवाज उठाएगा, सरकार का काम है उसको दबा के रखना। आप क्या कर रहे हो बलूचिस्तान में? आप नहीं कर रहे हो क्या? उनकी आवाज क्यों नहीं निकलने देते आप? तो बलूचिस्तान के अंदर तो जन सब मुट्ठी भर लोग हैं जो कोई भी मुल्क, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की सपोर्ट कर रहे हैं, और वो मुट्ठी भर लोग वो हैं जिनको भारत फंड कर रहे हैं। और कुछ एलिमेंट्स हमने भारत के एलिमिनेट भी किए हैं वहां पे, और कुछ हमारे गिरफ्तार हमारे पास भी है, उनकी मदद से हम मजीद लोगों को भी एलिमिनेट करेंगे। रिसेंटली अभी हम लोगों ने एक बड़ी अचीवमेंट हमारी आर्म फोर्सेस की है। हमने भारत नवाज, एक बड़ा जो है वो भारत का मोहरा, बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया है। कुलभूषण यादव को पहले हम वहां से गिरफ्तार कर चुके हैं। तो बलूचिस्तान के आम लोगों की जो अप्रोच है वो नहीं है जो भारत में बैठकर लोग बात करते हैं। मुट्ठी भर लोग जरूर सोचते हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है जो लोग ये बातें कर रहे हैं। चलो मैं आपके कमेंट को लेता हूं। जब आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में आम आदमी ये नहीं चाहता, पंजाब में भी नहीं चाहता। कोई पंजाबी नहीं चाहता कि 1980-83 की हालत दोबारा आए। 84 में, ये तो 1984 में। कुछ लोग वोकल हैं जो दूसरे मुल्कों में, इंग्लैंड में भी, कनाडा में भी एक्टिव हो जाते हैं जाके। अब भारत ने इसका प्रोटेस्ट भी किया, उन देशों को बताया भी भाई कार्रवाई को आप रोके। लेकिन कोई एक आम आदमी पंजाबी, जो कि बहुत मेहनती लोग हैं, फार्मर कम्युनिटी है, कोई नहीं चाहता कि वहां पर कोई डिस्टरबेंस हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जनरल साहब, अभी मैं कंक्लूजन की तरफ आऊंगा, उससे पहले एक दो बड़े अहम इश्यूज। अभी भारत के अंदर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है,
और अपेरेंटली पाकिस्तान की और चाइना की भी इवन पार्टिसिपेशन थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है। गो के कल को हो सकता है कि वो पार्टिसिपेट करें, सो फार सिचुएशन क्लियर नहीं है। पाकिस्तान और चाइना के बगैर इस एसयू समिट की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी आपके नजदीक? आपका सवाल मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन आपने चाइना का जिक्र किया, मैं समझता हूँ। हमारे पाकिस्तान से तो मसले बहुत पुराने हैं, हमारे मसले चाइना से भी है। चाइना ने हमारे बॉर्डर के सरहद के पार कुछ इंकर्शन किए हैं, बातचीत चल रही है उनसे। हमारे वैसे ट्रेड उनसे बिल्कुल ठीक चल रहा है, ट्रेड बढ़ भी गया है। तो एक मुद्दे को लेकर हालांकि हमने बार बार उनको कहा है कि नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं चल सकते जब तक आप बॉर्डर को, ये जो मसला है इसको नहीं सुलझाएंगे। वो तो बॉर्डर उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया अभी तक। हमारा जो 4000 किलोमीटर या 3800 किलोमीटर बॉर्डर है चाइना के साथ, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो गांव के नाम बदल के आप नक्शे पे कुछ भी रख लो, उससे हालात नहीं बदलेंगे। लोग भारत के साथ हैं, और जो उन्होंने इनकर्शन करी है, भारत तो एक अमन पसंद देश है। हम किसी की टेरिटरी में नहीं जाते, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो चाइना की हो। अगर चाइना ने किया, वो मानते हैं कि भाई जरूरत है कि 18-19 बार तो कोर कमांडर भी मिल चुके हैं, वो बातचीत चल रही है डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, मिलिट्री लेवल पर भी। लेकिन दोनों देशों के रिश्ते विभिन्न नॉर्मल है। मैंने कहा इकोनॉमी 118 बिलियन डॉलर तो पिछले साल बढ़ा है ट्रेड हमारा चाइना के साथ। तो एक मैच्योर मुल्क में यही होना चाहिए कि शांति अमन बना रहे, तो बातचीत भी होती है, मिलते भी हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो भी उठाए जाते हैं। अच्छा दिल साहब, ये भी बताइएगा आपने कहा कि आपके खराब माहौल के बावजूद चाइना के साथ आपकी ट्रेड में इजाफा हुआ है, खातर खा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है चाइना की, सी पैक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इस रीजन की प्रॉस्पेरिटी के लिए बेहतर है कि तमाम ममालिक प्रॉस्पर करें, तमाम ममालिक के अंदर डेवलपमेंट हो। क्यों भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है सी पैक को सबोताज करने के लिए? क्यों बलूचिस्तान के अंदर वहां के जो मुट्ठी भर सेपरेटिस्ट हैं उनको फंड कर रहे हैं कि वो सी पैक को किसी तरीके से जो है वो कामयाब ना होने दें? ये तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि भारत उनकी फंडिंग कर रहा है बलूचिस्तान प्रोटेस्टर्स के, ये सही नहीं है। इसमें ना आपके पास कोई सबूत है, तो एक अटकल वाली बात है। दूसरा, आपने चीन के बारे में बोला। मेरा मानना है कि ये एक डिप्लोमेसी का उसूल है कि डिप्लोमेसी हमेशा अपने हक में चलती है। चाइना के अपने हक उनको नजर आते हैं पाकिस्तान में। $60 बिलियन से ज्यादा उन्होंने सी पैक में डाला हुआ है, वो सेफ नहीं लग रही उनको। उनको भी फिक्र है। वो आपके साथ जब ये, जब उनको फायदा है, कोई भी देश, कोई बात वही है। मेरी आज के दिन दिल से मैं कह रहा हूं कि मेरी हमदर्दी पूरी पाकिस्तान आवाम के साथ है। ना पाकिस्तान के पास पैसा है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आर्मी जो थी वो समझ समझ संभाल लेती थी हालात को, वो भी आपस में बटी हुई है। कुछ इमरान खान के हक में, कुछ उसके खिलाफ है। तो मेरे को बुरा लगता है पाकिस्तान के अवाम भी हमारी तरह है। आपने शुरू में बोला भाषा है, लैंग्वेज एक है, खाना पीना एक है, पेशा भी एक जैसा ही करते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग खुशहाली में रहे, लेकिन आपके हालात इतने खराब क्यों हुए, तो आप बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, हमारे हालात तो आप यकीनी तौर पर दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जो मिलिट्री डिवीजन की आपने बात की, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं है। सिर्फ ये महज प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके अंदर कोई डिवीजन है। हाँ, हमारे जो वेटरन्स हैं उनकी अपनी एक सोच है, उसमें कोई लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो ये उसका बुनियादी हक भी है और कि वो जिसको उसको दिल करे वो सपोर्ट करे। आखिर में जनरल साहब ये बताइएगा कि माजी में क्रिकेट डिप्लोमेसी पाकिस्तान के दरमियान जो है उसने बड़ा अहम रोल प्ले किया और क्रिकेट के मैचेस ने बड़ी बड़ी टेंशंस को कम किया पाकिस्तान और भारत के दरमियान। अभी पाकिस्तान एक बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहा है, भारत पाकिस्तान में खेलने को तैयार नहीं है और एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि जब भारत के अंदर एक बड़ा इवेंट मुस्तकबिल में है, वहां पर पाकिस्तान खेलने आए, लेकिन वो यहाँ पर आकर खेलने को तैयार नहीं है। आप नहीं समझते कि चीजों को बेहतर करने के लिए जरूरी है
कि अब इस तरह की टेंशन्स को कम किया जाए और आगाज उसका, अगर क्रिकेट एक अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल किया जाए? मेरी तो हमेशा यही ख्वाहिश रही है, मैंने बोला है आपके साथ इंटरव्यू में भी बोला है कि दोनों पड़ोसी देश हैं जिसमें यकसानियत बहुत है, तो दोनों को मिल के रहना चाहिए, दोनों को फायदा है। जो दोनों मिल के कर सकते हैं वो शायद अकेले ना पाकिस्तान कर सकता है ना हिंदुस्तान कर सकता है, पाकिस्तान के लिए तो और भी मुश्किल है। तो दोनों देशों को मिल के चलना चाहिए। फर्क है वो तो रहेंगे, बॉर्डर हमारा 3000 किलोमीटर लंबा है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं फर्क तो रहेंगे, लेकिन वो समझ बूझ से सुलझाए जा सकते हैं। वार इसका सोल्यूशन नहीं है। ये तो हमारे मोदी जी ने भी बोला है यूक्रेन को लेकर भी कि आजकल के जमाने में वार किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। आपने बार बार 3 बार कश्मीर को हथियाने की कोशिश की है। हिस्ट्री कहती है कश्मीर हमारा हिस्सा है, लीगली हमारा हिस्सा है। उसके रूलर एक्सेशन खुद साइन की थी, उससे पहले आपके रेडर आ गए थे, पर वो तो खैर पुरानी हिस्ट्री की बात है, चलती रहेगी। आप फिर भी बार बार उसको यूएन में हर साल उठाते हो, कोई हासिल नहीं होने वाला। आपको इंटरनल मैटर्स पर फोकस करो, लोगों की खुशहाली की बात करो, इकोनॉमी की कैसे इम्प्रूव करना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लाना है। आपकी जुडिशरी भी बटी हुई है, तो ये कहा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान में कोई एक मसला है, बहुत सारे मसले हैं, इसको सुलझाना जी, आप कर जैसा सकते। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, मल्टीपल इश्यूज हैं, लेकिन पाकिस्तान के नहीं, भारत के भी मल्टीपल इश्यूज हैं। और बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान के लोग भी उनके मसाइल का भी हल निकले, वहीं भारत के लोग जो बड़ी वहां पर भी गुर्बत है, वहां के लोगों के मसाइल हैं, उनको भी जो है वो वहां की हुकूमत ठीक करे। इस रीजन की अल्टीमेटली भलाई इसी के अंदर है कि यहाँ पर अमन हो, और फिर ये रीजन प्रॉस्पर करेगा। और इस रीजन में हालात अगर ऐसे होंगे कि इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले तमाम लोगों को प्रॉस्पर करने की, तो शायद पूरी दुनिया में ये रीजन डोमिनेट करने की सलाहियत रखता है। बाकी जहां तक कश्मीर की बात है, जो आपने सेशन डॉक्यूमेंट का जिक्र किया, वो अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर सकी इंडिया, लेकिन ये चूंकि एक लंबी डिबेट है, इसके ऊपर फिर कभी हम दोबारा बैठेंगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जल साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपने जो है वो प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। यू काइंड इनफ के जब भी आपसे रिक्वेस्ट की आपने, आप अवेलेबल हुए हमारे लिए, और हमारे व्यूअर्स को आपसे बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ अच्छा सुनने को भी मिलता है। आपकी गुफ्तगू को भी हम एंजॉय करते हैं। और आप, मैंने आगाज में भी कहा कि यंग लग रहे हैं, आप इसी तरह मजीद यंग लगे और इसी तरह हमारे साथ और सेशंस जो है वो करते रहे। इस दुआ के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।